नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आज बात की एक और अनन्या मांगे इंसाफ। जी हां, मामला अयोध्या का है। अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित सनबीन स्कूल में एक छात्रा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है और लड़की कक्षा 10वीं की छात्रा थी। परिजनों की माने तो अवकाश के बावजूद विद्यालय से फोन करके उसे बुलाया गया। स्कूल पहुंचने के कुछ ही देर बाद ही उसके झूले से गिरकर जख्मी होने की खबर आई। परिजनों को ये जानकारी दी गई और इस घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज में छात्रा स्कूल के छत से नीचे गिरते हुए दिखाई दे रही है और इसीलिए परिवार बेटी के साथ कुछ गलत होने और हत्या की आशंका जता रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी जांच की बात कर रही है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने स्कूल प्रबंधन के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं और बेटी के परिजन इंसाफ मांग रहे हैं। अयोध्या के सनबीन स्कूल में 10वीं की छात्रा की हत्या से सनसनी मचा दी है। 26 मई की सुबह लगभग 8:45 पर कक्षा 10 की छात्रा अनन्या अपने घर से कुछ दूर स्थित सनबीन स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन वापस घर उसकी लाश लौटी, जिसने स्कूल प्रबंधन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। परिजनों की माने तो विद्यालय से फोन आने के बाद अनन्या स्कूल गई थी। लगभग 10 बजे के बाद उनके पास फोन आया कि अनन्या स्कूल के झूले से गिर गई है और उसे चोट आई है। उसको अस्पताल ले जाया गया है। परिजनों का दावा है कि अस्पताल पहुंचने के बाद अनन्या की मौत के बाद तक स्कूल मैनेजमेंट फोन पर लगातार झूठ बोलता रहा। 1 से 1.5 फुट ऊंचे झूले से गिरकर 10वीं की छात्रा को इतनी चोट कैसे आ सकती है? परिजनों के मन में यही सवाल था, क्योंकि अनन्या के चेहरे, आंख के साथ एक हाथ भी घूमा हुआ था और पैर का कूल्हा भी पीछे से घूम कर आ गया था। लेकिन बाद में स्कूल के सीसीटीवी फुटेज में अनन्या स्कूल की 3 मंजिला छत से नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है। स्कूल ने हमसे जो बताया कि झूले से गिर गई है और झूले की ऊंचाई 1 से 1.5 फुट है और बिटिया हमारी टंक में लंबी भी ठीक ठाक हमारे तरीके लंबाई होगी, हमसे थोड़ी छोटी होगी। जब वो गिरी वहाँ तो पहली बात झूले से गिरने पे इतनी चोट लगी नहीं सकती। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मतलब पीछे वाला कूल्हे का पोर्शन चला आया आगे। और प्रिंसिपल ने बताया हमें कि झूले से गिरी है, लेकिन जो वीडियो फुटेज में पता चला है कि वो छत से फेंकी गई है। उसके बाद उन लोगों ने पूरा उसको साफ कर दिया है। साफ करने कोई मतलब नहीं था और प्रिंसिपल और मालिक ब्रजेश यादव हम लोगों को मैनेज करने में शुरू से आखिरी तक जुटे हुए थे। मतलब सिंपैथी में ले ले कि कुछ नहीं हुआ, झूले से गिरी, लेकिन जब आखिरी में देखा गया तो मालूम चला झूले से गिरी ही नहीं, उसको छत से फेंका गया है। परिजनों के मुताबिक वीडियो फुटेज देखने के बाद पता चला कि उसे छत से फेंका गया है। उन लोगों ने उस जगह को साफ कर दिया। प्रिंसिपल ब्रजेश यादव परिजनों को मैनेज करने के लिए शुरू से आखिर तक जुटे हुए थे। कहते रहे कुछ नहीं हुआ, झूले से गिरी थी। वीडियो फुटेज देखा तो पता चला कि वो झूले से गिरी ही नहीं, उसे छत से फेंका गया था। हत्या हुई है। परिजनों के मुताबिक बिटिया के साथ कुछ गलत हुआ। इसमें अभिषेक कनौजिया प्रिंसिपल और ब्रजेश यादव का अहम रोल है। ये लोग हमें मैनेज करने का लगातार प्रयास करने में जुटे थे। अनन्या के पिता सरकारी कर्मचारी हैं और मां अध्यापक हैं, जो घटना के वक्त मायके गई थी। सूचना मिलने के बाद आनन फानन में पिता और परिजन मोहल्ले वालों के साथ बच्ची को लेकर अलग अलग हॉस्पिटल दौड़ते रहे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर स्कूल प्रबंधन ने छात्रा के झूले से गिरने की बात झूठ क्यों की? सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद अपना बयान क्यों बदला? जिस जगह अनन्या गिरी थी वहां साक्ष्य मिटाने की कोशिश क्यों की? स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर पर परिजन सीधा आरोप लगा रहे हैं। ऐसे सवालों का जवाब ढूंढना अयोध्या पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। वीडियो में छात्रा स्कूल की छत से गिरते हुए दिखाई दे रही है। जमीन पर पड़ी करीब 9 मिनट तक तड़पती रही, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। मामले में अब दरिंदगी की बात सामने आई है। पिता की तहरीर पर कैंट थाने में गैंगरेप, हत्या, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ है। परिजनों को इंसाफ मिलता है नहीं, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।
तो एक और अनन्या इंसाफ की गुहार लगाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और स्कूल प्रबंधन लगातार इस मामले को दबाने की कोशिश करता रहा, साक्ष्य मिटाने की कोशिश करता रहा और जो दलीलें दी गई कि झूले से गिरकर मौत हो गई है, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो स्कूल प्रबंधन की सारे दाव जो हैं वो फेल होते हुए साबित नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी ने हकीकत को खोल कर रख दिया है। मामला गैंगरेप का निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि कई धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच पड़ताल जारी है और झूठ पर अब बवाल जारी है। आगे इस मामले को कितनी गंभीरता से लेकर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, अब क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं अनिल शर्मा और भी बाकी के मेहमान जुड़ेंगे, आपसे कुछ ही देर बाद इस चर्चा में शामिल होंगे। स्वागत है अनिल शर्मा जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज एक और निर्भया के बाद से, निर्भया कांड के बाद से देखा जाए तो मुझे लगता है हर रोज एक नई निर्भया की तस्वीर ऐसे सामने आती है और इंसाफ की गुहार लगाती है। ये जो मामला सामने आ रहा है अयोध्या का, जो स्कूल है सनीबेन स्कूल है, ये पूरा मामला और ये पूरा घटनाक्रम को देखकर आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में सरकार एक तरफ तो बात करती है भय मुक्त की, बिल्कुल, लेकिन भय का वातावरण इस कदर व्याप्त हो गया है, अपराधी निरंकुश है, प्रशासन मौन है। आज जो घटना हुई है ये जघन्य अपराध है और इससे पूर्व भी मैं बता दूं आपको कि शाहजहांपुर में 13 बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला हुआ। बिल्कुल, आगरा के शमशाबाद के लहरा गांव में एक टीचर द्वारा भी इस तरह की घटनाएं की गई। कई जनपदों में इस तरह की घटनाएं हुई। उन्नाव कांड किसी से छिपा हुआ नहीं है, हाथरस कांड किसी से छिपा हुआ नहीं है। बिल्कुल, मुजफ्फरनगर, कई जनपदों के मामले हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है। ये देखा जाए अनिल जी तो ये तो वो मामले हैं जो इतने ज्यादा हाईलाइट हो गए, जिनको लेकर मीडिया ने बहुत चर्चाएं की, इतने बड़े बड़े मामलों को लेकर। ऐसे न जाने कितने मामले हैं जो मीडिया की सुर्खियों में तो नहीं आते, लेकिन उन्हें इंसाफ भी नहीं मिल पाता और उनकी बेटियां ऐसे ही देखा जाए अपराधियों का शिकार हो जाती हैं। तो कैसे लगेगा अंकुश जी? जब तक शासन प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा, अपराधियों को बचाने का काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस तरह से मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात कह दूं, मुझे नहीं कहना चाहिए, कि पूरे देश में बलात्कारियों के साथ जिस प्रकार से मददगार साबित हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र का मामला हो या प्रदेश का मामला जी, उससे ऐसे अपराधी निरंकुश होते जा रहे हैं। उनको बल मिल रहा है, उनको ताकत मिल रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। कम से कम ये इनका पक्ष न लेकर उन बेटियों का पक्ष लेने का काम करें, उनके साथ न्याय दिलाने का अगर काम करें तो निसंदेह ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगेगा। और यह भी निश्चित है कि ऐसे अपराधियों के जो हौसले बुलंद हो रहे हैं वो हौसले पस्त हो जाएंगे और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होंगी। एक तरफ नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और ऐसे अपराधियों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। राजनीतिक मुद्दा नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ मोड़ जाता है, क्योंकि ऐसी सरकार जो नारी सशक्तिकरण की बात कर नारियों पर होते अत्याचार पर मौन हो जाती है, कहीं ना कहीं मूक दर्शक बन जाती है। बिल्कुल है, लेकिन अनिल जी यहाँ पर यह बात भी समझनी होगी कि शिक्षा के मंदिर से जब ऐसी तस्वीर सामने आती है, एक स्कूल प्रबंधन की संलिप्तता नजर आती है, तो सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं कि आखिर हर एक पेरेंट्स, हर एक परिजन कैसे अपनी बेटी को ऐसे स्कूल, ऐसे शिक्षकों के हाथ में उसका भविष्य सौंपेंगे। और ये जो मामला सामने आ रहा है, स्कूल बंद था, छुट्टी के दिन इसे बुलाया गया और इसके बाद
एक इस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और दूसरा रूप देने की कोशिश की गई कि झूले से गिरकर इस बच्ची की मौत हो गई। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में स्थिति स्पष्ट हो गई है। 9 मिनट तक ये बच्ची 3 मंजिल इमारत से नीचे गिरती है, फेंक दिया जाता है इसे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आती है, उसमें कई जगह चोट के निशान भी पाए गए हैं। इस ऐसा घटनाक्रम यानी कि एक दिल दहला देने वाली ये घटना सामने आ रही है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। सुधीर शर्मा जी जुड़ चुके हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विवेक पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ताहिरा हसन जी हैं, समाज सेविका हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ताहिरा हसन जी आपके पास आएंगे। देखा जाए तो आजकल ऐसे मामलों की भरमार सी आ पड़ी है, क्या वजह मानती हैं, क्यों ऐसे मामलों में इजाफा होता जा रहा है, वो भी शिक्षा के मंदिर से जब ऐसी तस्वीर सामने आती है? बिल्कुल, देखिए ये बहुत शर्मनाक घटना है। जिस तरह से स्कूल प्रेमिसेस में इस तरह की घटना का अंजाम दिया गया है, उस समय जब बराबर कोशिश की जा रही है कि बेटियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उन्हें पढ़ाने के लिए कैसे स्कूल तक पहुंचाया जाए, ड्रॉप आउट रेट भी जो है वो हमारी बेटियों में बहुत ज्यादा है, तो उस समय इस तरह की घटना ये बात दर्शाती है कि वहां पे कोई डर नहीं है कानून का। आप देखिए, जब ब्रजभूषण जैसे आदमी कहते हैं, आज ही इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे है कि जो कानून महिलाओं के लिए बने, यानी हम महिला एक्टिविस्ट ने जो लड़के कानून बनवाए हैं, जो अपने संघर्ष से कानून बनवाए, चाहे वो निर्भया के बाद सड़कों पे उतर के कानून बनाए, वो कह रहे हैं वो कानून जो है वो औरतें उसका मिसयूज करती हैं। आप बताइए, जब इस तरह के बयान आएंगे और कोई एक्शन नहीं होगा, एक बल मिलता है। बिल्कुल, संसद में कानून बनते हैं और वो इस तरह का बयान दे रहे हैं नेता, और जब बलात्कारियों को हार माला पहनाया जाएगा तो क्या प्रेसिडेंट सेट होगा? बिल्कुल, ये बड़ी शर्मनाक बात है। उस बच्ची का असली बड़ा झूठ सीसीटीवी फुटेज ने साफ कर दिया। वो कह रहे हैं कि वो झूले से गिरी है, जबकि उस बच्ची को टेरेस से फेंकते हुए नीचे स्कूल के आते हुए उसकी वो दिखाई जा रहे हैं। कितना भयानक है ये पूरा इंसिडेंट। वो जो मुश्किल से अभी जिनको समझाया जा रहा है, राइट टू एजुकेशन वाले काम कर रहे हैं एक्टिविस्ट कि स्कूल भेजिए, बच्चियों को पढ़ाइए, आत्मनिर्भर बनाइए, जिससे वो अपने परों पे प्रवास कर सके। उस समय इस तरह की घटनाएं वो तमाम पेरेंट्स को जो पहले भी लड़कियों को स्कूल भेजने से, थोड़ा दूर भेजने से, बेहतर स्कूलों में भेजने से घबराते हैं, उनकी भी किस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है देश का, जो राजनीति की दशा और दिशा को भी तय करता है। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण बात कही है आपने ताहिरा हसन जी कि राजनीति की दशा और दिशा को भी तय करता है और देश के भविष्य को भी तय करता है। क्योंकि देखा जाए आज के युवाओं को, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, देश का भविष्य कहा जाता है और इसीलिए हर एक माँ बाप चाहता है कि इसे शिक्षित किया जाए। लेकिन शिक्षा के मंदिर में जब इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है तो लगता है इससे अच्छा है कि ये बच्चियां घर में ही सुरक्षित रहें, घर की 4 दीवारी में रहें, शिक्षित ना हो तो अच्छा है, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। विवेक पांडे जी, आपका रुख करेंगे, इस घटना को लेकर आपकी प्रतिक्रिया। एक जंतर मंतर में यौन शोषण के मामले को लेकर जो WFI के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी तरफ से किस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है। और ये अयोध्या का मामला जो सामने आया ब्रजेश यादव के खिलाफ, हालांकि परिजन की तहरीर पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन स्थिति बहुत दयनीय नजर आ रही है। जी सोनी जी, पहले तो मैं पूरे मंच को प्रणाम करके अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा पूरे मंच पे सम्मानित पैनलों से। और चूंकि हमारे साथ आज एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और लखनऊ से ही एक पूर्व IPS रिटायर्ड भी जुड़े हुए हैं, तो उनको भी विशेष प्रणाम समर्पित करता हूँ। देखिए, इस बात की परिपाटी को समझिए कि ये परिपाटी आज नहीं शुरू हुई है जिसको देख करके हम बातें कर रहे हैं, चर्चा का विषय बना है। ये हमारे उस दिन के मौन और उस दिन के खामोशी की वजह से ये प्रेरणा मिली है। जिस दिन आपको याद होगा 2 साल पहले नवोदय विद्यालय में एक बालिका के साथ रेप हुआ था और पुलिस ने, मैनपुरी पुलिस ने उसको झुठला दिया था कि रेप तो हुआ ही नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, उस प्रकरण में 2 या 3 जिलों के SP और DGP मुकुल गोयल को हाईकोर्ट ने किस तरीके से तल्ख टिप्पणियों के साथ फटकार लगाई थी और वहां पे भाई को इलाहाबाद न छोड़ने का आदेश दे दिया था जब तक की सुनवाई पूरी नहीं हुई।
तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उस समय के मौन की परिस्थिति आज ये जघन्य घटना के रूप में सामने आई है। इस प्रकरण की अगर बात की जाए, जो वर्तमान प्रकरण हमारे सामने सनबीम का है, तो सनबीम के मामले में ही योगी आदित्यनाथ के एक अधिकारी अनिरुद्ध सिंह, सनबीम बनारस में जो घटना घटी थी उसमें 20 लाख की रिश्वत मांगते हुए वीडियो उनका वायरल हुआ था। क्या कार्रवाई हुई? जब स्कूल प्रशासन सत्ता संरक्षण के अंदर शिक्षा माफिया इस तरह से फलेंगे फूलेंगे और वो भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लेन देन, साठ-गांठ, बच्ची के बलात्कार का सौदा किया जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं जंगल राज्य में तब्दील हो चुका है। ये तो संस्कृति दी जाती है। भाई योगी आदित्यनाथ कितना भी गुब्बारा फुला लें अपने नाम का, छवि सुधार कर, लेकिन उत्तर प्रदेश में वास्तव में जिस तरह की जघन्य घटनाएं पिछले 1 महीने के अंदर बच्चियों, महिलाओं के साथ हुई है, अगर योगी जी केवल उन घटनाओं की समीक्षा कर लेते तो मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन जाग गया होता। लेकिन क्या करें, कार्यकारी डीजीपी से पुलिस को संचालित किया जा रहा है, जिम्मेदारी किसी की तय नहीं करनी है। कार्यकारी का अर्थ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इस पैनल में उपस्थित जितने जिम्मेदार लोग हैं सभी को पता है। कार्यकारी एक नाम के लिए होता है, एक प्रतिबिंब के तौर पे बैठा दिया जाता है कि बस किसी तरह संचालन चलता रहे। एक इंजन तो लगा है, लेकिन उस इंजन में क्षमता नहीं है किसी भी तरह के निर्णय लेने की। उससे बड़ी बात, ये जो शिक्षा माफिया है, जब ये सत्ता के संरक्षण में फल फूल रहे, तो यहाँ मनोविज्ञान की बात समझिए। मनोविज्ञान ये है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और उस ना बिगाड़ने के कारण अब ये घटना जो आई है, इसमें इतनी कार्रवाई क्यों? ये पुलिस अधिकारी किसको बचाते हैं? क्या इनके जिन लोगों को बचा रहे हैं उनके बच्चों को अपना दामाद बनाना है कि इनको अपना दामाद बनाना है? मैं ये समझ नहीं पाता। इस तरह की जघन्य घटनाओं में पुलिस पहले नकार देती है कि अरे, अब मैनपुरी की घटना का उदाहरण दूं, मैं तो मैनपुरी की घटना को आधार बनाते हुए अगर बात करूं, मैनपुरी की पुलिस ने वहां झुटला दिया था कि वहां पे तो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, बाद में उसके स्पर्म भी पाए गए थे, उसके इनरवियर पे भी पाए गए थे, इस तरह की चीजें आई थी सिमोन वगैरह। लेकिन मेरा कहना ये है, पुलिस कौन होती है निर्धारित करने वाले? विवेचना के पहले उसका काम है एफआईआर लिखना। अगर आपने कोई शिकायत दी, एफआईआर, मैं चुनौती देता हूं उत्तर प्रदेश के किसी थाने में आप किसी को स्टिंग करवा लीजिए भेजकर कि आप भेजिए शिकायत पत्र लेकर के, तुरंत एफआईआर हो। अरे अग्रिम जांच के नाम पे उसको 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक मैनेज करने का प्रयास किया जाता है कई बार। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सुधार की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है। और प्रशासनिक क्या कुछ पहलू हैं, क्या कुछ किस तरीके से काम किया जाता है ऐसे मामलों को लेकर, समझते हैं। हमारे साथ सुधीर शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी रहे हैं। सुधीर जी, आपके पास आएंगे। क्या वाकई ऐसे मामलों में प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बरती जाती है, इस बात को मानते हैं आप? देखिए, जैसे हमारे सामान्य साथी लोग अपने वक्तव्य तो दे रहे हैं, पुलिस एक कार्यकारी संस्था है जिसकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की है। ठीक है। घटनाएं होती आई हैं, होती रही थी, होती रहेंगी। ये एक सामाजिक समस्या है, इसको पुलिस हिंदुस्तान की नहीं, विश्व पुलिस नहीं रोक पाई है। ये शाश्वत सत्य है, इसको स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं है। पुलिस नकारा साबित होती, पुलिस ने अगर इस घटना की एफआईआर ना की होती, कार्रवाई ना की होती, इसका मेडिकल ना कराया गया होता, ना निकाला गया होता, तब पुलिस पे आरोप लगा सकते थे कि पुलिस अपराध को छुपाने की कोशिश कर रही है। इस अयोध्या की घटना में हाँ, फिर हम एक बात जरूर कहेंगे कि घटना की जितनी निंदा की जाए शर्मनाक है, निंदनीय है। जो भी दोषी है उसको ऐसी सजा दी जाए जो नमूना साबित हो। हमारी फास्ट फोर्स केस में आप मथुरा में हमारी एडीजे साहब ने 1 महीने के अंदर 376 के मुलजिम को सजा दिलाई। इस तरह की फास्ट फोर्स में जब सजा मिलेगी, निश्चित इन अपराधियों का केस मनोबल गिरेगा। और अयोध्या की घटना कब गिरेगा सर, यही तो बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसे मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। हर रोज मुझे लगता है हर दूसरे दिन एक नई निर्भया सामने आ जाती है और इंसाफ की गुहार लगाती है, उसके परिजनों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। कैसे, आखिर क्या प्रशासनिक अमले के ऊपर भी ऐसा दबाव होता है कि परिजनों को इंसाफ ना मिल पाए? और अगर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है तो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि ताकि अपराधी के जहन में ये डर हो कि अगर हम दोबारा से ये अपराध करेंगे, और ऐसा अपराध अगर समाज में कोई करता है तो उसे उस सजा का डर होना चाहिए। आपके माध्यम से सभी सामान्य जनता से अनुरोध करना चाहेंगे, और ये एसओपी शिक्षा विभाग ने पहले भी निकाली, कई बार निकाली, जब इस तरह घटना घटित होती है निकाला गया है। अवकाश के दिन किसी भी जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट कर लीजिएगा। आते हैं विवेक पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी
देखिए मुझे लगता है कि ये मेरे कहे हुए बातों के परिप्रेक्ष्य को थोड़ा सा पर्सनल ले गए। मैंने मैनपुरी की घटना का आधार बता करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। एक वृत्तांत का स्पष्ट कर दूं, 2013 से 17 तक एक आरटीआई के माध्यम से पता चला कि 49 बच्चों ने, केंद्र सरकार द्वारा जो स्थापित स्कूल है, 49 बच्चों ने आत्महत्याएं की। तो जब ये आंकड़े सामने आते हैं तो मुझे लगता है जिम्मेदार संस्थाओं के लिए अलार्मिंग सिचुएशन थी। अगर उस समय जाग गए होते तो आज इसमें सवाल उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रही बात, अगर आज इस घटना को आधार मान भी लेते हैं कि इस घटना में जिस तरीके से पुलिस की भूमिका, चाहे स्कूल प्रशासन की भूमिका, भाई कहीं ना कहीं देखिए मैं चुनौती देता हूं कि इस स्कूल में भी प्रबंधन या मैनेजमेंट में किसी भाजपा के नेता का नाम है, ये मैं गारंटी देता हूं। और कहीं ना कहीं देखिएगा डैमेज कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल इसलिए था कि अनिरुद्ध सिंह पे क्या कार्रवाई हुई, आज तक पता न चला। अनिरुद्ध सिंह पे कार्रवाई क्या की गई, जबकि 20 लाख रुपए वो बाकायदा एक बच्ची के बलात्कार के मामले को मैनेज करने के लिए बनारस के प्रिंसिपल से सनबीम की जिस तरह मांग रहे थे, उस मामले में कार्रवाई क्या हुई वो तो आज तक पता न चला। भाई मुझे लगता है कि योगी जी अपने राजनीतिक लक्ष्यों के अहंकार में या उनको पूरा करने के लिए जिस तरह इन घटनाओं को आंखें मूंद करके सुशासन बताए जा रहे हैं या सुशासन मान बैठे हैं, ये अलार्मिंग सिचुएशन उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों के लिए है कि अगर स्कूल की एसओपी ये है, अब जैसे एक एसओपी की बात हुई, मुझे लगता है इस एसओपी के बारे में मुझे खुद पहली बार पता चला, मैं भी नहीं जानता, लेकिन गलती कहीं ना कहीं वहां पे अभिभावक की मैं इसलिए मानूंगा। आपका बच्चा था, छुट्टी के दिन बुलाया गया, आपको साथ जाने की आवश्यकता थी। आप क्यों आंख मूंद करके अपनी जिम्मेदारियों से कतरा के हर चीज केवल छोड़ देते हैं समाज के जिम्मेदार लोगों के ऊपर। भाई पुलिस की बात करिए, चाहे संस्थाओं की बात करिए, चाहे महिला आयोग की बात करिए, मेरा कहना है पहली जिम्मेदारी कौन? पहला महिला आयोग आपके माता पिता है, पहली संस्था आपके माता पिता है, पहला स्कूल आपके माता पिता है, पहली पुलिस आपकी माता पिता है। लेकिन जब आज व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी के कारण परिवारों में जो दूरियां बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बच्चे अकेलापन फील करते हैं, महसूस करने लगे हैं। और ये बहुत ही ज्वलंत समस्या है, उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश में केंद्रीय कर्मचारियों की, राज्य कर्मचारियों की स्थिति ये है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग। बेहद गंभीर मसला सामने आ रहा है सनीबेन स्कूल का ये मामला। हालांकि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसे मामलों में इजाफा क्यों हो रहा है? छुट्टी के दिन स्कूल प्रबंधन बुलाता है और इसके बाद एक दूसरी गैंगरेप की ये बात निकलकर सामने आ रही है जो पुष्टि हुई है, और स्कूल प्रबंधन लगातार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था। अब देखना यह होगा कि क्या इसके परिजन को इंसाफ मिल पाता भी है या नहीं, या फिर ठंडे बस्ते में मामला एक बार फिर से चला जाएगा, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर भी कई बार ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। आपके पास आएंगे अनिल शर्मा जी, इसके बाद ताहिरा हसन जी का रुख करेंगे। अनिल शर्मा जी, आपने देखा होगा आज ये मामला जंतर मंतर का पूरा वाकया तो बहुत अच्छे से पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, आपने बखूबी उसको देखा, जांचा परखा और लगातार समर्थन मिल रहा है। लेकिन जब देश की बेटियां, खिलाड़ी अपने यौन शोषण के मामले को लेकर इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, कैंडल मार्च निकाल रही हैं और महिला महापंचायत कर रही हैं, तो उनको इंसाफ की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में क्या लगता है, ये तमाम जो ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, इनमें इंसाफ मिलेगा? क्योंकि पॉक्सो एक्ट के भी मायने बदल गए हैं, आम और खास में डिवाइड कर दिया गया है इस एक्ट को। हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे बलात्कारियों के साथ है। एक बात और कहना चाहूंगा कि जब भी इस तरह की डिबेट होती है इस तरह के मामले पर, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डिबेट से बिल्कुल के न्यूज लगातार कोशिश करता है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई जुड़ने को तैयार नहीं है। अगर बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ते हैं तो जवाबदेही भी उनकी बनती है और हम जवाब भी लेंगे। बनती है। मैं आपको छोटी सी बात, देश भर में महिला सुरक्षा की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है जी। महिलाओं के खिलाफ 2013 में जो अपराध थे 3.1 लाख थे, जो 2021 में बढ़कर 4,30,000 हो गए, और 2020 से 21 तक केवल एक वर्ष में महिलाओं के साथ 15% की वृद्धि हुई। महिलाओं के खिलाफ हिंसक मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। भाजपा महिला विरोधी रवैया इस प्रकार से और बढ़ रहा है कि एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के अनुसार बीजेपी के 21 सांसदों और विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज, 21 सांसदों पर और विधायकों पर। भाजपा के नेताओं के खिलाफ, दूसरे दल के नेताओं के सबसे अधिक महिलाओं के अत्याचार के मामले दर्ज हैं। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर का मामला, बिल्किस बानो के बलात्कारियों का, हत्यारोपियों का, हाथरस कांड,
इस तरह के कई मामले हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला मैं आपको बता दूं कि जैसे छुट्टी के दिन के वाले की बात तो अलग है कि अभी शाहजहांपुर को जो मामला था उसमें 3 टीचर, एक स्कूल का प्रिंसिपल और एक अनुदेशक, कंप्यूटर अनुदेशक और एक महिला टीचर, 3 इन्वॉल्व थे। और तीनों के इन्वॉल्वमेंट से जो महिला टीचर थी उन बच्चियों का ब्रेन वॉश करती थी। जूनियर स्कूल का मामला है जिसमें 13 बच्चियों के साथ यौन शोषण हुए। 5 एक्ट में उनके प्रति मुकाबला केस दर्ज हुआ। और आपको बता दें कि उस स्कूल में तमाम जैसे जांच की गई तो कोनों में कॉन्डम्स मिले। बच्चियों को बड़ी मुश्किल में एक टीचर जो है जिसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, मैं तो उसके दिल से तारीफ करता हूं उस महिला टीचर की जिसने उन बच्चियों को गुड टच और बैड टच का जानकारी दी। और गुड टच और बैड टच की जानकारी होने से उन बच्चियों में हौसला अफजाई की। उन बच्चियों ने अपने घर जाकर बताया और परिवारजनों ने इस मामले को फिर उठाया। इसी प्रकार से जागरूकता प्रत्येक परिवार में आनी चाहिए। अपने बच्चियों को ये सारी जानकारी जरूर देनी चाहिए कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, कहां टच दूसरे व्यक्ति को करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए। अपने परिवार का भी अगर व्यक्ति है, उसकी नेक नियति है या बदनियति है, इसकी जानकारी भी उस गुड बैड टच और बैड टच से मालूम पड़ेगी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो रुख है इस तरह से स्पष्ट होता है। आगरा में नेहा शर्मा का कांड हो, निर्भया कांड हो, मैनपुरी का कांड हो और इस तरह के कई कांड है, हाथरस का कांड है। पुलिस प्रशासन की आदरणीय हमारे सुधीर शर्मा जी जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं बता रहे थे कि पुलिस इस पर केवल कार्रवाई करती है, लेकिन कार्रवाई का जो स्वरूप होता है बड़ी धीमी गति से चलता है और तब तक न्याय मिलने का असर मिलता है कि न्याय दम तोड़ चुका होता है। और किसको न्याय मिले, कानूनी लड़ाई बहुत लंबी हो जाती है, देखा जाए तो ऐसे लंबी खिंच जाती है। तारीख पर तारीख मिलती है, न्याय हो रहा है, जांच हो रही है। और उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग उन अपराधियों को बचाने का काम करते हैं। मुझे लगता है चाहे मौजूदा वक्त की बात करें या जो वक्त, जो दौर और जो सत्ताधारियों का वक्त गुजर गया, मुझे लगता है स्थिति ऐसी ही रही है और बल्कि और आंकड़ों में इजाफा ही देखने को मिला है। वो बात अलग है कि उनके जो आंकड़े निकलकर सामने आते हैं वो दावा करते हैं कि नहीं, पहले से महिला सुरक्षा और ऐसे मामलों में कमी आई है, महिला सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, हमारी कानून व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है। लेकिन ये दावे कहीं ना कहीं खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। ताहिरा हसन जी, आपके पास आएंगे। क्या लगता है ऐसे स्कूलों के एक मानक तय होने चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, मान्यता रद्द कर देनी चाहिए ताकि दूसरे स्कूलों को भी एक सबक मिले? बिल्कुल, देखिए मान्यता रद्द होनी चाहिए। इससे पहले का जब स्कूल की बात की अनिल जी ने, वो भी ये चैनल पर डिबेट था, उसकी भी मान्यता अभी तक शायद रद्द नहीं हुई है। मान्यता तो तुरंत रद्द करनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम नहीं किया। उनकी प्रेमिसेस पे किसी बच्ची के साथ इतनी जघन्य अपराध होता है और उसके बाद अगर स्कूल चलता रहता है तो या टीचर से सस्पेंड होते हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। सस्पेंड हुए, अरेस्ट हुए, फिर छूट गए और फिर बाहर आके फिर वो उससे बड़ा जघन्य अपराध करेंगे। आप कैसे समझ सकते हैं कि वो बेहतर बन जाएंगे? जिस आदमी जो सिक मेंटेलिटी का आदमी ये काम कर सकता है। और छुट्टी के दिन देखिए इतनी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज चलती है, गेम्स का होता है, इंटर स्कूल कंपटीशन होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, उसमें बच्चियों को बुलाया जाता है। अब जब हम कह रहे हैं कि बच्चियां जाएं, गेम्स में पार्टिसिपेट करें, हर चीज में वो पुरुषों लड़कों के साथ शाने बशाना आगे बढ़े, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो बच्चियां जाएंगी। ये सवाल उठता है कि वहां पर टीचर्स किस तरह के आप रख रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ होगा, इससे पहले भी कुछ चुटपुट घटनाएं आई होंगी, तब ये जघन्य अपराध हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो घटनाएं होती है, यहाँ तो देखिए पुलिस ने FIR दर्ज कर दी, मेरा कहना है, और तमाम मामलों में FIR दर्ज करने में देर होती है। FIR तुरंत दर्ज करिए, फिर इन्वेस्टिगेशन करिए, इन्वेस्टिगेशन जिससे कि तथ्य जो है उसको वो जो इस तरह के शातिर लोग हैं वो मिटा ना पाए, अंडर द कार्पेट ब्रश न कर पाए।
निर्भया के बाद जब एक जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई जी। और एक मजबूत कानून आ गया महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई हिंसा को रोकने के लिए आया था। जो आपने कहा इस तरह की हिंसा को कैसे रोका जाए बढ़ रहा है, आते हैं 2012-13 में विवेक आ गया था जी। और उसके बाद उसमें 3,000 करोड़ निर्भया फंड भी आ गया। इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, पैनिक बटन हो, वन स्टॉप वन सेंटर हो, एक ही जगह जाए, हमें महिलाओं को दौड़ना ना पड़े, वही एफआईआर दर्ज हो, वही मेडिकल हो, वही सारे तथ्य इकट्ठा किए जाए, तुरंत उनको प्रोड्यूस किया जाए। ऑनरेबल कोर्ट उसी पर जजमेंट देगा जो तथ्य इकट्ठा किए जाए। अगर उसमें कहीं बहुत डिले हो जाएगा तो मुश्किल होगी। और मजिस्ट्रेट के सामने बयान, ये सब चीज दर्ज हो जाना चाहिए टाइम पे। तो जब कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, लोगों को दंडित किया जाएगा, तो उसका डर भी बढ़ेगा। और जब तक कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ेगा, हम इसी तरह बात करते रहेंगे। 26-27% हमारा कन्विक्शन रेट है इस समय। 1972 में कन्विक्शन रेट 41% था। तो कन्विक्शन रेट को बढ़ाएं कि लोग अगर अपराध करें तो डरे, बिल्कुल, कानून से डरे। पैदा करना होगा। लेकिन निर्भया के बाद महिला कानून को लेकर जो कानून बनाया गया, सुधीर जी का रुख कर लेते हैं। पहले विवेक जी आपके पास आएंगे इसके बाद। सुधीर जी, तो ये कानून दम तोड़ता क्यों नजर आ रहा है? फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन किया गया, बावजूद इसके इंसाफ की लड़ाई इतनी लंबी हो जाती है कि इंसान खुद न्याय की आस छोड़ देता है। आखिर ये कैसा दबाव है प्रशासनिक स्तर पर? निर्भया तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में 7 साल अभी ताहिरा जी मैम ने बोला, बहुत सही बोला। अगर प्राइमरी स्टेज पे ही अपराध को नियंत्रित कर दिया जाए तो बड़ी घटनाएं नहीं होंगी। इस स्कूल में जो घटना घटित हुई, निश्चित है, सही बात है, मैंने बात हम सहमत हैं कि कुछ ना कुछ शुरू में छोटी मोटी घटनाएं होती होंगी, इसको दबा दिया गया, जिसके कारण आज बड़ी घटना ने रूप लिया। दूसरा आपने प्रश्न किया कि फास्ट कोर्ट होने के बावजूद भी विलंब क्यों होता है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको होता है जो आपके समाज के हर कोने में उपलब्ध है। मात्र चौकी खोल देने से अपराध कम नहीं होगा जब तक वहां पे जनशक्ति नहीं होगी। आज न्यायपालिका में जाके देख लीजिए, माननीय जजेस महोदय जिस तरह 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर बन गया हमारा कानून व्यवस्था। आप सोच के देखिए, केसेस कितने ज्यादा हैं, जज कितने कम हैं, जजों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। सही बात। समय से अगर जजेस का प्रमोशन होता रहे, जजेस की नियुक्ति होती रहे और कोर्ट और बढ़ाया जाए। हम बार बार एक ही चीज हर अनुरोध करते हैं, उत्तर प्रदेश से कोई प्रदेश नहीं है, ये कई देशों का प्रदेश है। बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश है, कई देश समाहित हैं। आप सोच लीजिए कि जहाँ कितने देशों में कितनी कानून व्यवस्था कितनी फास्ट है, वहाँ कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितनी ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं। यहाँ ऑनलाइन एफआईआर शुरू हुई, लोग ऑनलाइन एफआईआर करते डरते, पता नहीं क्यों। आपको अब थाने जाने की छोड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, लेकिन जरूरत है समाज को एजुकेटेड करने की, जगाने की, अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाने की। बिल्कुल, अधिकारों हो सकते हैं ना, आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। अब कॉर्पोरेट स्कूलों पे तो आप भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल, किसी भी कॉर्पोरेट स्कूल, किसी भी अध्यापक पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण के लिहाज से अगर ताहिरा हसन जी देखा जाए तो मुझे लगता है वाकई एक मनोवैज्ञानिक रुख कहा जाए या मनोचिकित्सक या मानसिक तौर पर एक जांच पड़ताल तो बनती है इन अध्यापकों की कि आखिर ये कैसी मानसिकता के व्यक्ति हैं, कैसी विचारधारा के व्यक्ति हैं, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि ऐसी घटनाएं सामने ना आए। बिल्कुल, देखिए काउंसलर तो होता है, हर प्राइवेट स्कूल में कंपल्सरी है काउंसलर रखना। बिल्कुल, तो वो तो होता ही होता है। स्कूल पर जब आप चलाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी होती है। स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन अगर छुट्टी के दिन बुला रहा है तो सिर्फ टीचर बुला लेगा, तो प्यून होगा और लोग होंगे, क्लार्क्स होंगे, उनको बुलाया जाएगा। अगर गेम्स का है तो और टीचर होंगे गेम्स के वहां। इस तरह से किया जाता है। तो उन सबसे पूछताछ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फॉलो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और ये पता चलना चाहिए कि इससे पहले भी क्या और बच्चों के साथ कर चुका है। मुझे तो लगता है और भी किया होगा, कुछ बच्चे साइलेंट रही होंगी, कुछ वोकल रही होंगी। देखिए जब बच्चियां वोकल हुई है तब उसको फेंका है, समझिए आप, वरना ये तो साइलेंस कर देना, ये तो बड़ा अच्छा काम। उसके बाद तो कैरेक्टर असेसिनेशन हो जाता है महिलाओं का। वो कह देते हैं इतनी बड़ी बिटियां हमारी
जो इतना गर्व हमारे लिए करके मेडल लेके आई हैं, उन प्लेयर्स को कहा जा रहा है कि अभी तक चुप क्यों थी और कहां से आ गई, पहले तो साथ खड़ी होती थी और ये मिसयूज कर रही हैं। पॉक्सो भी इसमें से लगा है एक पे। तो आप सोचिए, जब महिलाओं के प्रति जघन्य अपराध होता है और सिर्फ मैं एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन को नहीं कह रही हूँ, सोसाइटी से लोग खड़े होते हैं बिल्कुल, और इस तरह की बातें करते हैं, दे आर ऑल्सो मेंटली सिक पीपल। वो भी मेंटली सिक हैं और इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ पुरुष हो। अभी मैं जब बैठी थी एक बड़े चैनल पे, तो वहां पे यही बात हो रही थी कि महिला एक थी हमारे साथ, वो कह रही थी हमारी खिलाड़ी महिलाओं को गलत साबित कर रही थी। तो पेट्राकी जो डीप रूटेड है, वो महिलाओं को भी वाहक बनाती है आगे ले चलने का, पेट्राकी को, पुरुष प्रधान सत्ता को आगे ले जाने के लिए, हाँकने के लिए उनको इस्तेमाल करती है। इसमें पुरुष और महिला की बात नहीं है, इसमें बात है कि मेंटली सिक, रूढ़िवादी संस्थाओं को बनाए रहने वाले लोग जो महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को आगे बढ़ावा देते हैं, यह सोचते हैं कि वो चार दीवारी में ढकेला आते हैं विवेक जी, गाइडलाइन बनाते हैं। एक गाइडलाइन बनाता है पेट्राकी कि 10 to 5 जो काम करती है वो अच्छी महिलाएं होती हैं, और जो बॉयफ्रेंड के साथ निकलती है वो बड़ी गड़बड़ होती हैं। जो पुरुषों के साथ काम कर रही है वो बहुत गड़बड़ है। अगर जर्नलिस्ट है तो रात में भी जाएगी स्टोरी करने, तो वो सही नहीं है। साइंटिस्ट सही नहीं, तो उनका कैरेक्टर एक्सप्रेशन भी रोज होता है इसी समाज में। तो मेरा कहना है ये मेंटली सिक लोग हैं में भी मुझे लगता है अभी बदलाव की बहुत जरूरत है। हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, सुनते हैं, लेकिन अभी भी असल मायने में देखा जाए तो बहुत कानून को अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। अनिल जी का रुख कर लेते हैं, इसके बाद विवेक जी आपका रुख करेंगे। अनिल जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अनिल जी आपके पास आएंगे क्योंकि आप कुछ कहना भी जा रहे हैं, और सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या ये महज एक सरकार की जिम्मेदारी है या फिर समाज की जिम्मेदारी है या हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है? सबकी। देखिए, बेटियों के मामले में या बेटे के मामले में जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए जिम्मेदार हम भी हैं, आप भी हैं, और नैतिक जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है। बिल्कुल, हमें अपने बच्चे को, मैंने अभी बताया था, गुड टच और बैड टच की जानकारी देनी चाहिए। हमें इको फ्रेंडली अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए, केवल उनके साथ तानाशाही रवैया घर में भी नहीं अपनाना चाहिए। बच्चा हमारा फ्रेंडली होगा तो कम से कम उसके साथ अगर कोई अप्रिय घटना घट रही है तो वो हमको फ्रेंडली आकर बताएगा मेरे साथ ये घटना घटी। और अगर हमने उसे डांट फटकार कर ही रखा तो निश्चित है वो डर कर रह जाएगा और अपनी दर्द को वहीं दबा कर रह जाएगा। बिल्कुल। और ये घटना फिर आने वाले समय में एक बड़ी घटना के रूप में होगी। मैं एक छोटी सी बात और बताऊं भी, जैसे निर्भया फंड के मामले में बात हो रही थी, निर्भया कांड के बाद 2014 से 2021 के बीच में निर्भया फंड के रूप में 9,177 करोड़ रुपए का परियोजना को मंजूरी दी गई, जिसमें से सरकार ने खुद के आंकड़ों के अनुसार उनमें से 49% जारी किया और महज 34% खर्च किया गया। इन आंकड़ों से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है जी। लेना देना इसलिए है कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर 80% पैसा इसका केवल प्रचार में खर्च किया गया। महिलाओं के लिए आखिर क्या किया जा रहा है? महिलाओं के साथ जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, सरकार मौन है। मुख्यमंत्री एक तरफ तो बुलडोजर बाबा का बात करते कि मैं बुलडोजर हूं और पूरे प्रदेश में अपराध मुक्त कर दिया है, महिला सुरक्षित है, देश प्रदेश सुरक्षित है, लेकिन जिस प्रकार आए दिन ये घटनाएं हो रही है वो उसके प्रति उदासीन क्यों? बिल्कुल उदासीनता नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऐसी डिबेट से दूर भाग खड़े होते हैं। क्या उनकी जवाबदेही नहीं है कि सरकार की जवाबदेही नहीं है? बिल्कुल सरकार की जवाबदेही है ऐसे मामलों में, और बीजेपी प्रवक्ता को लगातार के न्यूज संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन फिलहाल वो अभी जुड़ने को तैयार नहीं है। जवाबदेही से तो बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहां कहां बचोगे जनाब, ये सवाल भी है। आपको जनता को तो जवाब देना ही पड़ेगा। विवेक जी आपके पास आएंगे। जैसा कि जी हाँ सवाल ले रही थी जी कंटिन्यू सर। ओके, देखिए मैं कानून व्यवस्था के मामले में योगी जी को बहुत ही अक्षम मुख्यमंत्री इसलिए मानता हूँ। पहली बात तो उत्तर प्रदेश को कार्यकारी डीजीपी दे रखा है उन्होंने, एक स्थायी डीजीपी नहीं दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है अब एक अधिकारियों की नियुक्ति इस तर्ज पे की जाती है जो उनके अनुसार काम कर सके। मैं इस डिबेट को डिटेल नहीं करूंगा, लेकिन इसका उदाहरण एक रामपुर में सामने आ गया। अभी दिल्ली बनारस में एक घटना घटी,
जहाँ पे 17 साल की युवती दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती देखकर लौट रही थी और 4 लड़कों ने, वो ऑटो लेने के लिए खड़ी थी, लेकिन 4 लड़के उसको उठा के ले जाते हैं गंदे खेत में, उसका गैंगरेप होता है, उसका वीडियो वायरल कर देता है। आपको बात समझनी पड़ेगी, ये युवा वाहिनी, बजरंग दल, इन दलों की आवश्यकता नहीं रही है देश को। अब देश को जरूरत है ताइक्वांडो की, मार्शल आर्ट की, ये इस तरह की ट्रेनिंग बच्चियों को, स्कूलों में बच्चों को देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है, लेकिन मानसिकता जो है ना, वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। प्रधानमंत्री की जो कुर्सी जो दिखाई दे रही है, उसके चक्कर में उत्तर प्रदेश ध्वस्त होता जा रहा है। पुलिस की बात करिए, पुलिस के जवानों की बात करिए, महिला सिपाहियों की बात करिए, सब प्रताड़ित है। पुलिस के जवान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, जो सुरक्षा ही देने वाले जब आत्महत्या कर रहे हैं, जब उनकी सुध नहीं ले रहे हैं मुख्यमंत्री, तो ये आपकी हमारी क्या सुध लेंगे? मैं तो सवाल उठा रहा हूँ, जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं, वो बता दें 19 से जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में आए हैं, कितने पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या कर दी? पुलिस विभाग के पास कोई डेटा नहीं होगा। अगर डेटा होगा तो हर फाइल पे केवल एक शब्द लिखा होगा, पारिवारिक तनाव था, मानसिक अवसाद था। बस ये 2 शब्द आपको मिलेंगे, 2 रीजन मिलेंगे। इसके अलावा कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि जो सुरक्षा दे रहा है, जब खुद ही नहीं अपने आप को बचा पा रहा है, तो आप और हम क्या बचेंगे? कानपुर में एक महिला पुलिस की बात सामने आई थी कि रवानगी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, मनचाही अगर उनको वो ना की जाए, वो अगर अधिकार उनके ऊपर जो बैठे हुए हैं दरोगा वगैरह उनकी बात ना सुनती है, तो उनकी जबरन ड्यूटी लगा दी जाती है, उत्पीड़न किया जाता है। तो मुझे लगता है विभागीय स्तर पे और सामाजिक स्तर पे और राजनीतिक स्तर पे बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, क्योंकि भाजपा के एक सांसद थे हरिओम पांडे, जिन्होंने कहा था टिकट पाने के लिए बड़े नेताओं को सुंदर लड़की और बक्से भर नोट पहुंचाना पड़ता। और मुझे लगता है केरला की वो अभिनेत्री क्या नाम था उनका, मैं भूल रहा हूं, गायत्री रघुराम, वो तो आपको याद ही होगी। उन्होंने कहा था कि महिलाएं भाजपा में सुरक्षित नहीं। तो जिस देश में बलात्कारियों को छोड़ने के बाद माल्यार्पण किया जाता है, मुझे लगता है कि वो मानसिकता कहीं ना कहीं एक निगेटिव बेंचमार्क सेट करती है। और सत्ता के करीबी ये सनबीम स्कूल में, मैं तो जिम्मेदारी से कहूंगा, आप मीडिया है, मेरा निवेदन रहेगा, बताइएगा, जरूर बताइएगा, नाम खोलिएगा कि कौन वो ट्रस्टी थे जो कि इसमें सत्ता से भी जुड़े हुए हैं, इस स्कूल में भी प्रबंधन से जुड़े हैं, और उनको भी कम से कम 3 साल के लिए जेल भेजना जरूरी है। ये जो ट्रस्टी बैठ करके केवल और केवल मलाईदार, बेहद गंभीर सवाल उठा रहे हैं विवेक जी, आप बहुत बेहद गंभीर है ये सवाल। कारण है उसका, ये ट्रस्टी बनने से आप स्कूल की व्यवस्था का संचालन नहीं करते, आंखें मूंद देते हैं। आप एडमिशन के नाम पे मनमानी करते हैं, आप यूनिफॉर्म के नाम पे मनमानी करते हैं, आप अगर अध्यापक मनमानी कर रहा है तो उसकी मनमानियों पे आंख मूंद लेते हैं। तो मुझे लगता है ये जितना प्रबंधन है, ये आरोपी केवल 3 नहीं है, इनको बढ़ावा देने वाला जो प्रबंधन स्टाफ ऊपर बैठा हुआ है, जो ट्रस्टी बैठे हैं, उनको भी 2 साल 3 साल के लिए जेल भेजिए। जब एक दो विद्यालय के लोग जेल जाएंगे ना, बाकी स्कूल के जितने लोग हैं ना, सब मॉनिटरिंग करना शुरू कर देंगे तुरंत कि उनके नीचे काम कैसा हो रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि ये एक बच्ची की बात नहीं है। देखिए, ये इस पूरे उत्तर प्रदेश को जो कबीले वाली व्यवस्था में बदला जा रहा है, ये उससे जुड़ा विषय है। हम आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारी आपकी बच्चियां, आप और हम सुरक्षित ही नहीं है। इस बच्चियां पुरुष तक नहीं सुरक्षित रह गए उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ी बात, बिल्कुल समाज में असुरक्षा है। और मैंने जो बच्चों का डेटा दिया था आत्महत्या का, उसमें बच्चे युवक भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, केवल बच्चियां नहीं है, बच्चे भी हैं। और कहीं ना कहीं अगर आईपीसी में कुछ प्रावधान है, तो वो कहीं ना कहीं समाज में वो गंदगी है, उसी अनुसार वो प्रावधान बनाया गया है। तो मुझे लगता है जरूरी है जिम्मेदारी तय करना। सबसे पहले उनको एक्सपोज किया जाए जो राजनीतिक सत्ता के नजदीक बैठ करके सिस्टम में इस तरह की व्यवस्था का संचालन करके डैमेज कंट्रोल करते हैं, अधिकारियों को निर्देशित करते हैं, राजनीतिक दबाव देते हैं कि जांच सही तरीके से ना की जाए। भाई अगर कहीं भी ना प्रशासनिक स्तर पर भी थोड़ा समझ लेते हैं, सुधीर जी का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि प्रशासनिक कोताही, लचरता, ऐसे शब्द हमेशा ऐसे मामलों में सुनने को मिलते हैं। और मुझे लगता है अभी भी कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की जो दावे आ रहे हैं, क्या लगता है कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है या और बेहतर करने की जरूरत है? और अगर है तो फिर ऐसे मामले सामने क्यों आ रहे हैं और कितना और किया जा सकता है? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही जी। ऐसा है कि प्रशासन ने अपना काम हमेशा इस समाज में जितने सामाजिक संरचना है, घटना है, उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण, जैसे हमारे साथी लोग कह रहे हैं, वो अलग हटा दीजिए। उसके बावजूद भी हर विभाग में, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे स्कूल हो,
हर जगह इस बात को मानते हैं सुधीर जी कि कई बार प्रशासनिक अमला शासन के दबाव में काम करता है और एक जो न्याय की दरकार करता है उसे न्याय नहीं मिल पाता, इस बात को मानते हैं आप? देखिए बहुत ही आसान होता है कोई चीज कहना कि पुलिस का काम दो धारी तलवार का है। दो व्यक्ति आते हैं जिसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करती है, दूसरा व्यक्ति कहता है पुलिस हमारे साथ अन्याय कर रही है। एक को तो सही बोलेगी, एक को तो गलत बोलेगी, फैसला न्यायपालिका करेगी। पब्लिक क्या चाहती है, हम पुलिस के पास पहुंचे, हमने बोला फलाना व्यक्ति हमारे घर में चोरी कर गया है, हम उसको उठा के जेल भेज दें और बंद कर दें। में जो पहुंचाया जाएगा, जब वो प्रूफ वहां तक नहीं पहुंच पाते, वो दलीलें भी खोखली साबित हो जाती हैं और मुझे लगता है जिसे न्याय मिलना चाहिए उसे न्याय मिल नहीं पाता है। ऐसे भी मामले सामने आते हैं कि कोई भी एफआईआर होने के बाद चाहे पुलिस में चार्जशीट लगाए चाहे फाइनल रिपोर्ट लगाए, वो माननीय जज महोदय के सामने प्रस्तुत की जाती है। विपक्ष को बुलाया जाता है कि आप इस फाइनल रिपोर्ट से सहमत की नहीं है। अगर वो कहता हम सहमत नहीं है, पुलिस माननीय मजिस्ट्रेट पुनः विवेचना के लिए भेजते हैं। ऐसी बात नहीं है, अगर कोई विवेचना में लापरवाही करता है, उसको कोर्ट से ऑर्डर होता है, उसको एक रैंक नीचे तक किया गया है। कानून चलिए फिलहाल दो शब्दों में ताहिरा हसन जी का फाइनल कमेंट ले लेते हैं। मामला बेहद गंभीर है और हमारे साथ पूरे समाज को ये सोचना होगा क्योंकि आज हर घर में एक बेटी है। ताहिरा हसन जी, बहुत कम शब्दों में। बिल्कुल, देखिए अभी जो कहा हमारे बहुत ही काबिल पुलिस ऑफिसर ने, उसमें देखिए होता ये तो मानना पड़ेगा आपको कि छावड़ा दिल्ली जो रेप केस था उसमें कोर्ट ने बरी कर दिया रेपिस्ट को, क्योंकि बहुत ही हीनियस क्राइम था। उसके वजाइना में बोतलों तक को इंसर्ट किया गया था कांच की। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि साक्ष्य नहीं थे, साक्ष्य आपको साक्ष्यों को पहले ही मिटा दिया जाता है। हाँ, मिट जाते हैं। क्योंकि तो इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि हमेशा पुलिस साक्ष्य मिटा देती है। बहुत से केसेस जो अपने अंजाम तक पहुंचते हैं वो पुलिस के अपने काम से पहुंचते हैं, और ये बात सही है कि पुलिस फोर्स ओवरलोडेड है, ज्यादा टाइम तक तो नेताओं के साथ लगी रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो जनता को भी इस पे आवाज उठाना होगा कि पुलिस को इंडिपेंडेंट कीजिए। बिल्कुल, ताहिरा जी, सभी की जिम्मेदारी है। महज सरकार, शासन और प्रशासनिक स्तर तक ही सीमित नहीं है, हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि कैसे अपनी आवाज को बुलंद करे। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अयोध्या का जो मामला सामने आ रहा है, बेहद गंभीर मामला, और एक और निर्भया कहा जाए, इंसाफ, उसके परिजन इंसाफ मांग रहे हैं। हालांकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि रेप हुआ है और रेप की पुष्टि हुई है। अब देखना यह होगा कि क्या परिजनों को इंसाफ मिलेगा या फिर यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।